हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार ए सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअली ये होता है कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी जो है फंक्शनल डिसऑर्डर्स की वजह से जो है ना जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बराबर तरीके से अपने आप फंक्शन सरंजाम नहीं दे पाता, उसकी वजह से ये डिजीज होती है। और इसमें कोई भी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं होती, यानी कि कोई भी ऑर्गन डैमेज या डिजीज में मुब्तला नहीं होता। सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर की वजह से IBS के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके काजेस की तरफ कि इसके काजेस क्या है जिसकी वजह से ये डिजीज पैदा होती है, जिसको हम जो है ना आंतों का चिड़चिड़ापन भी कहते हैं, आंतों का गुस्सा भी कहते हैं, आंतों में बेचैनी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है, कोई भी नहीं है, यानी कि किसी को भी पता नहीं कि इसका प्रॉपर काज क्या है, मगर कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके साइन और सिम्टम्स को जो है ना एग्रीवेट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ये होता है कि एबनॉर्मल जो है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसकी वजह से जो है ना पेशेंट को ब्लोटिंग, गैस, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी IBS डेवलप होती है। उसके बाद जो है ना अगर जो है ना विसराज यानी कि जो ऑर्गन्स हैं जो GIT से रिलेटेड है और जो डाइजेशन से रिलेटेड है, अगर उनकी सेंसिटिव बढ़ जाए यानी कि वो सेंसिटिव हो जाए, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग डाइजेशन सेंसेशन ऑफ पेन जो है ना महसूस होती है एब्डामिन में। समटाइम्स ये होता है कि अगर खुदा न खासा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, जस्ट लाइक जो है ना इंटेरिक फीवर वगैरह, तो उसकी वजह से भी इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी हमारे जिस्म में जो है ना नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, यानी कि नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, खासतौर पे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करता हूँ, अगर उनमें चेंजेस डेवलप हो जाए तो उसकी वजह से भी IBS डेवलप हो सकती है। और कभी कभार जो ये भी होता है कि अगर आप स्पाइसी फूड्स खाएं या हॉट या फैटी फूड्स खाएं या अल्कोहल यूज़ करें या कॉफ़ी यूज़ करें, तो उसकी वजह से भी IBS डेवलप हो सकती है। और उसके बाद जो है ना हार्मोनल चेंजेस, अगर हमारे जिस्म में हार्मोन की जो है ना बैलेंस प्रॉपर तरीके से ना हो, इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है ना IBS डेवलप हो सकती है। जस्ट लाइक ड्यूरिंग मेंसेस इन फीमेल, औरतों में जो है जब मेंसेस आते हैं तो हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। और लास्ट में जो है ना वो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन या जो है ना स्ट्रेस, उसकी वजह से भी आपको जो है ना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ IBS मिलेंगे। तो ये हो गए हमारे काजेस ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब आ जाते हैं हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ या जो है ना इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो इसका जो है कोई भी प्रॉपर जो है ना इन्वेस्टिगेशन है नहीं। अगर आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस अच्छा है, क्लिनिकल अप्रोच अच्छी है, क्लिनिकल डायग्नोस अच्छा है, तो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप जो है ना इसको जो है ना पहचान सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसके जो है ना H. pylori टेस्ट होती है, पार स्टूल जो है ना उसमें से देखते हैं स्पेसिफिक एंटीजन इन स्टूल पार H. pylori। उसके बाद यूरिया ब्रीथ टेस्ट देखते हैं, उसके बाद जो है ना अपर GIT एंडोस्कोपी वो हम करवाते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी बीमारी है तो आप करवा सकते हैं, मगर एज सच IBS के हवाले से कोई भी प्रॉपर ट्रेन टेस्ट नहीं है, यानी कि आप क्लिनिकल अप्रोच के बुनियाद पे IBS को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें यह होता है कि एबनॉर्मल जो है ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो है ना इंटेस्टाइन की वजह से पेशेंट को जो है ना ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, और समटाइम्स मिक्स्ड जो है ना सिम्टम्स होते हैं। कभी जो है ना डायरिया होती है और कभी जो है ना कॉन्स्टिपेशन भी होती है। और जो है ना दो इम्पॉर्टेंट जो है ना इसके जो है ना साइन एंड सिम्टम्स है, एक ये है कि एब्डामिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं बिफोर पासिंग स्टूल,
यानी कि अगर आपको पाखाने का ख्याल आए तो उससे पहले आपके जो है पेट में जो है मरोड़ उठते हैं, वो भी IBS की वजह से होते हैं। और कभी कभार ये होता है कि हम जो है ना स्टूल पास करके भी आते हैं, मगर हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमने जो है स्टूल अभी तक पास नहीं किए और हमें जो है ना दोबारा जो है ना वॉशरूम में जाना चाहिए, यानी कि सेंस ऑफ इनकम्प्लीट डेफिकेशन आफ्टर पासिंग स्टूल। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट वो कम भी होते हैं और ज्यादा भी होती है। जैसे हम देखें कि अगर हम स्पाइसी फूड्स खाएंगे या जो है ना हार्ड जो है ना ड्रिंक्स लेंगे, जैसे कॉफी हो गई या कैफीन हो गई, टी हो गई या अल्कोहल हो गई, तो उसकी वजह से सिम्टम्स बढ़ते हैं। या हमारी जो हार्मोनल चेंजेस इन वोमेन होती है उसमें भी सिम्टम्स बढ़ते हैं। और कभी कभी हमें जो है एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस होती है, तो उसमें भी हमारे जो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ IBS है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स। अब आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में भी आपको जो है क्लिनिकल डायग्नोस के बुनियाद पे जो है आपको ट्रीट करना पड़ेगा पेशेंट को। एक तो जो है जनरली आपने जो है ट्रीट करना है वो उसमें जो है कोई भी मेडिसिन हम यूज नहीं करते, और दूसरे नंबर पे हम यूज करते हैं विथ मेडिसिन। तो पहले मैं जनरल जो है ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको, उसके बाद मेडिसिन की बात करेंगे। उसमें ये होगा कि हम आपको कहेंगे पेशेंट की ट्रीटमेंट के हवाले से बताता हूँ कि एक तो पेशेंट को ये कहना है कि स्पाइसी फूड्स या फैटी फूड्स या हेवी मील मत इस्तेमाल करें। उसके बाद जो भी गर्म ड्रिंक्स हैं जैसे अल्कोहल है, कॉफ़ी है या टी है, वो बंद कर दें। और तीसरे नंबर पे फाइबर इनटेक वो बढ़ाए। और चौथे नंबर पे खाना खाए मगर थोड़ा खाए, भले वो 5 या 6 मरतबा खाए मगर थोड़ा थोड़ा खाए, ज़्यादा कम खाए। और उसके बाद हम आ जाते हैं कि पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कहना है कि पानी टाइम पे यूज करें, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कि उसके जिस्म में जो पानी की लेवल है वो नॉर्मल होनी चाहिए। और उसके बाद उनको कहना है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो सुबह के टाइम पे करें या रात के टाइम पे करें, मगर रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। उसकी जो है ना एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो है ना डिप्रेशन की में भी बहुत फर्क आता है और आपका जिस्म जो है ना वो भी जो है ना सेहतमंद रहता है और चुस्त रहता है। तो ये हो गई हमारी जो है ना जर्नल जो है ना ट्रीटमेंट पेशेंट के हवाले से। अब आ जाते हैं हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है अलॉन्ग विथ डायरिया, तो उसको हम कहेंगे कि आप लोपरामाइड या रेफेक्सामिन या एल्यूसोरोलाइन यानी कि टेबलेट आती है वो आप यूज कर सकते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम विथ डायरिया। उसके बाद जो हम आ जाते हैं अगर पेशेंट को जो है ना एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स की कंप्लेन है, तो उसमें हम देते हैं नोस्पाफोर्ट या कोलोफेक टेबलेट। और कोलोफेक टेबलेट जो है बेबी यूरिन 135 होती है, मगर ये बिफोर मील देनी है, ये आपने याद करना है। 30 मिनट्स बिफोर मील यूज करनी है कोलोफेक। और ये हो गया हमारे एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स के साइन एंड सिम्टम्स को कम करने के लिए। उसके बाद कभी कभी हमें जो है लगता है कि अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप जो है ना लो डोज एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट को दे सकते हैं अलॉन्ग विथ जो है ना जनरल ट्रीटमेंट या अलॉन्ग विथ जो है ना कोलोफेक वगैरह उसके साथ। जैसे जो है एंटी डिप्रेसेंट वो कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंटी डिप्रेसेंट में आप लीवोसल्फाइड दे सकते हैं, टोफरानिल दे सकते हैं, SSRI दे सकते हैं अलॉन्ग विथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो कंट्रोल जो है ना GIT जो सिम्टम्स होती हैं या स्ट्रेस की वजह से जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पे जो है स्टमक में पेन होता है, ब्लोटिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या कभी कभी HCl ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हमें डायरिया भी होती है। जैसे ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, उसमें जो भी साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे वो HCl की वजह से मिलेंगे, यानी कि उसकी जो ना पेशेंट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना वॉमिटिंग भी होती है और डायरिया भी होती है। तो आप उसको जो है ना साथ में जो है ना लो एंटी डिप्रेसेंट जो है ना स्ट्रेंथ जो है ना दे सकते हैं अलॉन्ग विथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी दे सकते हैं। तो ये होगा मेरा आज का टॉपिक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको हम उर्दू में
आंतों का चिड़चिड़ापन, आंतों का गुस्से में आना या आंतों में बेचैनी का फैल जाना, वो हो गया। मैंने उसकी आपको जो है डेफिनेशन बताई और काजेस बताए, साइन एंड सिम्टम्स बताई और ट्रीटमेंट बताई। एक्चुअली ये कोई भी डिजीज नहीं है, ये सिर्फ वो फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है, वो यानी कि प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स ऑफ IBS डेवलप होते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसी डिजीज अंदर नहीं होती, सब ऑर्गन जो है सेफ और सिक्योर होते हैं और हेल्दी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।